जय हिंद चैंपियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दी होगी। कैसी आपकी चल रही है 2025 के मेंस की तैयारी? आप अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, साथ ही सिनॉप्स बना रहे होंगे और बहुत सारा रट रहे होंगे। देखिए क्या है कि एग्जाम ऐसा है कि यहाँ कुछ चीजें समझ के और कुछ चीजें, कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें रटना अनिवार्य है। क्या? क्योंकि इन 25 दिनों में अगर चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आने वाला जो भविष्य है आपका बहुत ही उज्जवल, हमको मान के चलना पड़ेगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। साथ ही साथ अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव की स्थिति है। तो आप इस तनाव की स्थिति में केवल आपको टीवी नहीं देखना है, ऑब्जर्व करना है कि चीजें सरकार कैसी स्ट्रेटेजिक निर्णय लेती है। एक अधिकारी के तौर पर हमको भी भविष्य में, ईश्वर करे कभी ऐसा चीजें ना ही हो, बट अगर होती है तो हमें कैसे कैसे डिसीजन लेने होते हैं, कैसे चीजें प्लान्ड करनी होती हैं। और प्लान्ड कुछ अलग करते हैं, करना कुछ और होता है। जनता को अलग व्यस्त करना पड़ता है और हमारे अपोजिशन, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो अपनी गलत हरकतों की वजह से आम लोगों की हत्या कर रहा है ना, धर्म को बेस बनाकर हत्या कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको कैसे हम चीजों को डील करना है, ये चैलेंजेस सरकार के पास है। तो एज अ अधिकारी, हम फ्यूचर में अधिकारी बनने वाले हैं, तो हम इन चीजों को भी हमको कैसे डील करना है। साथ ही साथ जैसे मॉक ड्रिल हुई, तो मॉक ड्रिल की क्या वैल्यू है, क्या काम करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इस चीज को डील किया जाता है, जन समुदाय को अपने भरोसे में कैसे लिया जाता है, ये सब कुछ आपको सीखना चाहिए। केवल हमको न्यूज में, केवल हमको क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेना कि लाहौर में हमने कब्जा कर लिया, कल तो हमें चाय पीनी है लाहौर में। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि हमको अपने प्रदेश में शांति कैसे में बरकरार रखना है, हमारे आसपास के लोगों को पीसफुल कामफुल रखना है। कैसे ये चीजें, हो सकता है पैनिक में क्रिएट होने वाली चीजें सिचुएशन है, तो उसको सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये सब हम अधिकारी के रूप में अपने आप को क्वेश्चन आंसर करते रहें, जिससे आपकी एक पर्सनालिटी, एक कंपोजिट पर्सनालिटी बनेगी। ठीक है। क्या है, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, मगर मेरा मानना है कि अगर हमने अभी से मेहनत करना चालू कर दिया और अभी से अपने आप को अधिकारी मानना चालू कर दिया, गुरूर के तौर पे नहीं, एक अच्छे सकारात्मक तरीके के रूप में अगर आपने इस चीज को करना चालू कर दिया, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप आम लोगों से हटकर होंगे। जब आप रोड में चलें तो आप फ्लैक्स को देखें कि मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की योजनाएं क्या क्या है। इसको हम क्या आंसर राइटिंग से जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे अधिकारी की निशानी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भाई देखो कि इसका सोल्यूशन है क्या है। दरअसल अगर हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो समस्या का कारण नहीं बना रही है, हमको समस्या का समाधान बना रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम समस्या का समाधान बनेंगे और आगे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार और बहुत ही सदाचारी ऑफिसर बनने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में गुणोत्तर वृद्धि करने के लिए, सकारात्मक वृद्धि करने के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। ठीक है। और मेरे बात करने का तरीका, ठीक, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर डेली कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाते हैं, मगर ये ज्ञान नहीं है दोस्त। धरातल की चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। देखिए क्या है, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई, ब्रदर और सिस्टर को समझा सकता है, आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस उम्र में हो कि हम, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ। एक आपको भरोसे पे कि क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, हम सीख सकते हैं, किस चीज को किस नजरिए के साथ देखें, ये भी सब चीजें बहुत जरूरी है। चलिए आइए मुद्दे पे बात करते हैं। 2025 अभ्यास का अगली सीरीज मैं फिर से हिस्ट्री ही लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस को आज फिर से डील करेंगे। डील करना सिखा रहा हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन डील करना सिखा रहा हूं। आपको आंसर राइटिंग खुद ही करनी है, बट मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा पैटर्न ऐसा रखना चाहिए, शिरोरेखा ऐसे खींचना चाहिए, हमको पॉइंट्स ऐसे करने हैं, अंडरलाइन कहाँ करना है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरी कोशिश एज अ जामबंद है। जामबंद क्या कर रहे हैं, सोए हुए हनुमान जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हनुमान जी जाग जाएंगे तो जामबंद पीछे हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए, आगे बढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कोशिश है कि आप चीजों को सीखिए। ठीक है। बस उसके एवज में गुरु दक्षिणा के रूप में मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन अगर बहुत अच्छे से हो गया, तो निश्चित तौर पे आप आइए संस्थान और एक मिठाई का डब्बा लेते आइएगा। ठीक, मुझे नहीं खिलाना है, हमारे पूरे जो हमारे जो एडिटर साहब हैं, हमारी जो पीपीटी प्रिपेयर करते हैं, ये सभी स्टाफ को खिलाइए, सबसे लास्ट में मुझे खिलाइएगा। ठीक, क्योंकि याद रखिएगा ये सब कुछ चीजें जो दिख रही है, ये किसी मेरी बस की बात नहीं है या सर की बस की बात नहीं है। ये पूरा संस्थान इसमें बहुत सारी मेहनत करता है, तब जाके चीजें होती है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, बटलोही शिल्प कला। ठीक, नाम देख रहे होंगे, तो ये एमपी से संबंधित है, एमपी कल्चर से संबंधित है। सबसे पहले जब भी प्रश्न आए, तुरंत आपके दिमाग में ये सोचना है कि ये
मैं आपको डील करना सिखा रहा हूं। पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के किस यूनिट का हिस्सा है? तुरंत किस यूनिट का हिस्सा? तुरंत दिमाग लगा, अच्छा भैया ये तो एमपी का है, तुरंत एमपी से फिर आपको दिमाग लगाना है कि आप हमको कैसे चीजों को फ्रेम करना है। फ्रेम करना मध्य प्रदेश की एक प्रमुख धातु शिल्प कला है। ये लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिखना पड़े। शिल्प कला पूछ रहा है तो ये क्या है? धातु शिल्प। बट लोही, देखिए जो हमारा विंध्यन रीजन है, रीवा पन्ना का पठार है, उस एरिया में मतलब बुंदेलखंड रीजन में छोटी छोटी एक बुंदेलखंड में गगरिया बोलते हैं, ठीक छोटी सी एक क्या कह सकते हैं, एक मटकी टाइप की है, बट स्टील की मटकी, वो तांबे और कांसे की बनी हुई मटकी होती है। ठीक है, तो इसका केंद्र क्या है? उचेहरा, रीवा सतना। सतना के आसपास के क्षेत्र में उचेहरा नाम की एक तहसील है, वहां ये चीजें बनती है, इसके लिए फेमस है। बटलोही शिल्प। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है प्रीलिम्स में भी पूछा जाए। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है बटलोही शिल्प, तो सीधा सीधे आपको सोचना ही है, धाए से आपको आंसर मार देना है, क्या? उचेहरा। क्लियर है? फिर इसकी विशेष क्या है? इसमें विशेष ये है कांसे और पीतल, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। कांसे और पीतल के बर्तनों का निर्माण करने के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्लियर है? आपको फॉर्मेट क्या रखना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस यूनिट का है। अच्छा, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से है तो भैया टेंशन नहीं रखना, अब हम मध्य प्रदेश से ही संबंधित हमको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले बताइए कि भाई ये क्या चीज है, तो क्या है परिचय में। आप हो सकता है टाइटल भी बना सकते हैं, क्या है, क्या है डैश करके बता सकते हैं कि धातु शिल्प कला है। अगर आपको कुछ नहीं लिखना, या परिचय आप क्या है नहीं लिख सकते तो इसको लिख दीजिए परिचय। परिचय क्या है इसका? एक धातु शिल्प कला है। इस प्रमुख केंद्र उचेहरा गांव सतना। ठीक, उचेहरा ही है, गांव नाम है। गांव, इसको अगर काटना हो तो काट दो। उचेहरा तहसील में बनती है। विशेष क्या है? तांबे, सॉरी कांसे और पीतल, कांसा और पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी द्रौपदी बाई। एकदम बेसिक सी चीजें थी, आपको परेशान करने के लिए ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया है। देखिए हम झलकारी बाई पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती पढ़ते हैं, हम अवंती बाई पढ़ते हैं, मगर कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्यों? आपको परेशान करने के लिए। होता क्या है? अच्छा, मैं बहुत अच्छी चीज बता दूं कि आप अभी अभी पेपर सॉल्व करने वाले हो, चलो इसको डील कर लेते हैं, फिर आपको एक नई चीज बताता हूं आपको। रानी द्रौपदी बाई। रानी द्रौपदी बाई परिचय, मालवा। सबसे पहले बता दीजिए कि किस क्षेत्र से है, तो मालवा क्षेत्र के धार रियासत से है। कौन से? धार रियासत से संबंधित एक प्रमुख वीरांगना थी। ठीक, मैं एकदम ये बोल रहा हूं, जब आपसे चीजें नहीं बन रही, मैं आपको पैटर्न में हमेशा नया क्वेश्चन कुछ देने की कोशिश करता हूं। कोशिश ये है कि इस टाइप का जब आ जाए तो आपको 2 लाइन में चीजें निभानी है, मैं निभाने के लिए बता रहा हूं। इसका आंसर, परफेक्ट आंसर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इस टाइप की चीजें आती तो हमें क्या क्या बेसिक चीजों के साथ क्वेश्चन डील करना है, मैं डील करना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले बताइए, मालवा क्षेत्र में कौन सा धार रियासत की एक वीरांगना है, जो 1857 स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। अगर आपने इतना लिख दिया तो धूमधाम से 1.5 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, हमें यह भी प्रिपेयर करना है कि जिस रण क्षेत्र में जा रहे हैं वो हमारे अपने मुताबिक, हमारे मुताबिक चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। जब देखने को नहीं मिलेंगी तो हम अपने आप को हार नहीं मानेंगे, हम कुछ नया करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि संजीवनी जो बैच है, आप कि एक शुभ सूचना की 7 तारीख को ये स्थिति थी कि हमारे क्लासरूम में पैर रखने को भी जगह नहीं है, पैर रखने की भी जगह नहीं। 100 बच्चों की स्थिति, मतलब 100 बच्चों में हमको 10-12 बच्चों का हाथ जोड़ना पड़ा कि भैया हमारी एप्लीकेशन में आप चीजें देख पाए, यूट्यूब में हम वीडियो डाल देंगे, मगर हमारे पास अब क्या है कि हम दूसरे क्लासरूम में फिर आपको शिफ्ट करना पड़ जाएगा। मगर कुछ बच्चों की डिमांड थी कि नहीं हमें सर इसी में बैठना है, हमको एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़ी, तब जाके अरेंज हुआ। मतलब पैक है हमारा पूरा बैच। बट अब उन स्टूडेंट्स को जिन्हें ये फ्री, ओपन फॉर ऑल है, फ्री क्लासेस देखनी है, ठीक, फ्री क्लासेस देखनी है, तो उनके लिए हमने क्या किया, संजीवनी एडवांस बैच लॉन्च किया। एडवांस बैच क्या होगा? 51 रुपए देना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन में, 51 रुपए एप्लीकेशन में दे दीजिए। इसमें आपको लाइव लाइव जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ 10 प्रीलिम्स, 10 मेंस, 10 प्रीलिम्स, 10 मेंस और 6 FLT के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और जो हम नोट्स प्रेजेंट, आप क्या है ऑफलाइन सेंटर में तो हम आपको हैंडआउट्स दे रहे हैं, ठीक है, बट हम आपको यहाँ कोशिश करेंगे कि
हैंडआउट्स के साथ साथ आपको यहाँ हैंडआउट्स तो आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि छिंदवाड़ा में हो सकता है आप शिवपुरी में हो, तो आपको यहाँ पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी और संबंधित टॉपिक को आप देखते जाइए, पीडीएफ पढ़ते जाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। क्लियर है? तो हमने भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है ऑफलाइन सेंटर, और ऑफलाइन सेंटर में आ जाइए, हम कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए और भी व्यवस्था बना पाए। ठीक है, बट जो मध्य प्रदेश से बाहर है और जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, वो कोशिश करें कि एप्लीकेशन, हमारा कोशिश नहीं करना है, मेरा आपको अनुरोध है कि आप चीजों को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसका आपको दी हुई लिंक पर आपको क्लिक करना है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा चैंपियन स्क्वायर फॉर एमपीपीएससी है, उस पर आप ज्वाइन करें, एप्लीकेशन एक्सेस लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको 51 रुपए की मात्र छोटी सी राशि पे करनी है। उसके बाद आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, साथ ही साथ पूरा जो लेक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा और बता दें, आपको झिझलाना नहीं है। क्या है कि ये कुछ नई नई चीजें हैं, तो आपको बताना मेरी ड्यूटी बनती है। हम एक 15 तारीख से 15 मई से अपराजित 2.0 लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अपराजित 1.0 हमारा बैच पूरा पैक हो चुका है। हमने 70 बच्चों के अलावा हमने 71वां बच्चा भी हमने नहीं लिया। हमारे 70 बच्चों का बैच, हमारी चीजें फुल ऑफ हो, पूरा बैच पैक हो चुका है। अब हमने पुनः दूसरा बैच 15 मई से स्टार्ट किया है। इसकी विशेषता ये है कि हम एक ही फीस में आपको 2 बार मेंस पढ़ा रहे हैं। हमेशा मैंने बताया कि ये इसकी विशेषता ही हमारी यही है कि हम एक फीस में आपको 2 बार पढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट कि केवल हमको स्टाफ का मेंटेनेंस करने की फीस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ हैंड रिटन सिनॉप्सिस, प्रिंटेड नोट्स, आपके लिए पर्टिकुलर 1-to-1 मेंटर बैठा रखा है, जो 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी आंसर राइटिंग पर, आपके वैल्यू एडिशन पर, आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, इन सभी चीजों पर आपको काम करके दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स प्लस मेंस की मिलेगी और 2 वर्ष की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आए, और जो लोग ऑफलाइन सेंटर नहीं आ पा रहे, उनके लिए ये बैच ऑनलाइन भी एक्सेसिबल है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ऑनलाइन ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ दूरस्थ इलाके में है और वो आने के लिए सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत आइए, हम आपके पास आ जाते हैं आपके मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। फीस डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते क्योंकि भैया आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड करिए, उसके बाद चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक चीज और कि हमने 4 तारीख का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, वो 4 मई को हमारा लॉन्च हो गया है। आपकी डिमांड को देखते हुए, क्योंकि देखिए क्या है कि आप इंटरव्यू के स्टेज में हैं, चारों तरफ से आपसे लोगों ने पैसे खींचे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और सभी लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना सर यूनिक तरीके से काम किया जाए। हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट की कि सर फीस क्या किया जाए, तो पूरी जो टीम की बातों को सुनते हुए सर ने डिसीजन लिया कि 2023 जिनका इंटरव्यू है, 2023 वाले, उनकी फीस 2023 रुपए ही होगी। ठीक, इनको इस, और एक चीज और 2024 वालों को 2024 रुपए ही फीस होगी। क्लियर? इस इसमें आपको प्रिंटेड प्रिंटेड 200 पन्ने, 200-250 पन्ने की पूरी एक हैंडआउट्स दिया जाएगा, जिसमें आपकी हॉबी, आपके चैलेंजेस, आपकी चुनौतियां, आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका डेफ, ये सब कुछ को क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और कुछ अच्छे आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। साथ ही साथ 35 दिन की स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी अभिरुचि पर, आपके जिले पर हम सिलसिलेवार तरीके से काम करेंगे, आपकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे। साथ ही साथ आपका मॉक इंटरव्यू भी इसी पैसे में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें, रजिस्टर्ड करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन एक्सेस प्राप्त करें, और आपकी ये पीडीएफ भी आपको तुरंत आपको मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारा ये नियम बन गया है कि 2025 का जब इंटरव्यू होगा तो मात्र हम 1 रुपए बढ़ाएंगे, बस। 2025 के इंटरव्यू में 2025 रुपए फीस होगी, हम एक रुपए बढ़ाएंगे, इसके अलावा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये किसी ने नहीं किया जो हमने किया है। ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब वो स्टूडेंट जो 2025 का मेंस लिखने जा रहे हैं, मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है। सुझाव ये है कि जब आपके पास पेपर आए तो आपको क्या करना है, पेपर वन का पार्ट बी सॉल्व करना है, फिर पार्ट ए सॉल्व करना है। क्लियर है?
थोड़ा सा उल्टा बोलो, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी बहुत इजी पार्ट आता है, इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है, उसको आपको मैपिंग के थ्रू, डायग्राम के थ्रू जल्दी जल्दी उसको अटेम्प्ट करिए। होता क्या है, हिस्ट्री का पेपर आप सॉल्व करने की तैयारी में आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ऊटपटांग आते हैं जो आपके माइंड सेट को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। मेरा आपको सजेशन है एज अ बड़े भाई के तौर पे, एज अ गुरु के तौर पे, जिस मेंटर के तौर पे आप मुझे जिस तरीके से आप एक्सेप्ट करें, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि हिस्ट्री को अटेम्प्ट ना करके ज्योग्राफी से करें। होता क्या है, ज्योग्राफी करने के बाद आपका जब आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाता है, एक तो क्या है कि उसके लिए वैरायटी कम है, लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस की चीजों को उठाइए और उसको क्या है बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिए 1.5 घंटे में। साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो हिस्ट्री का पेपर 1 घंटे 30 मिनट की जगह 1 घंटे 45 मिनट हो जाता है और 15 मिनट आपके कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में खराब हो जाते हैं। और ज्योग्राफी जब अटेम्प्ट करते हैं तो बनते हुए क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, क्यों, समय आपका वहां चला गया। तो मेरा आपको ये कहना निवेदन है कि अगर आप 1.5 घंटे ज्योग्राफी में देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और जो नहीं बनने वाले क्वेश्चन हैं वो भी बन जाएंगे। क्या है, जब आप पेपर देते हैं और हिस्ट्री का पेपर जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हिस्ट्री का पेपर नहीं, वो बाली बन के आता है। बाली के बारे में आपको पता है, बाली के साथ ऐसी शक्ति थी कि जो सामने वाले, जो उसके सामने जो अपोजिशन में जो खड़ा रहता था, उसकी एनर्जी भी अपने आप में वो ले लेता था। तो ये हिस्ट्री के पेपर के साथ है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप हिस्ट्री में जान भी दे दोगे मगर कोई ना कोई स्कोप ऐसा होगा कि नया, मतलब जान देने से तात्पर्य आपने पूरी तैयारी कर दी होगी, नहीं हिस्ट्री में मुझसे अच्छा हिस्टोरियन कुछ नहीं हो सकता, मगर पक्का ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे 2 मार्कर में। 2022 2021 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि 2 मार्कर, मतलब ये 3 मार्कर में, उस टाइम में 3 मार्कर चलते थे, 15 में से 10 3 मार्कर लोगों से नहीं बन रहा है हिस्ट्री का। लोगों का दिमाग खत्म, कुछ लोगों ने पहला ही पेपर दिया उसके बाद छोड़ दिया कि भैया आप तो फेल हो गए। ये क्या होता है, ये आपके माइंडसेट को एमपीपीएससी खेलता है। तो आपको अनुरोध है कि आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, फिर आपको हिस्ट्री करना है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये पेपर पास करना है, और जब पेपर टाइट है तो सबके लिए पेपर टफ है, और टफ है तो हमको 154 155 156 या 165 के साथ इस पेपर को निभा लेना है, और इस पेपर की क्षतिपूर्ति को किसी दूसरे पेपर में निभा लेना है। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी सजेशन आपको बीच बीच में मैं देता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमा फाल्या। प्रेमा फाल्या की पर्सनालिटी को बारे में जानते होंगे। तो देखिए सबसे पहले कहां से है, ये देखिए प्रेमा फाल्या झाबुआ से है। तो ये किस समुदाय से, देखिए 2 क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये क्षेत्र, तो क्षेत्र हो सकता है, बता दीजिए झाबुआ। फिर समुदाय, ऐसा भी अपन आंसर लिख सकते हैं, समुदाय भील समुदाय। ठीक, ये प्रसिद्धि क्या है, किसके लिए है, तो ये पिथौरा भित्ति चित्र के लिए। अगर आपके पास इस तरीके से भी लिखने का ऑप्शन है तो आप 5 से 6, मतलब ज्यादा ज्यादा 15 से 20 शब्दों में इस चीज को डील सकते हैं, पिथौरा चित्रकला। ठीक, फिर सम्मान 1986 में इनको शिखर सम्मान दिया गया है। अच्छा, इनको पद्मश्री क्यों, कब दिया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा। आप बताइए कि प्रेमा फाल्या को पद्मश्री कब दिया गया है, इसको आप बताइए। क्या इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है, मैंने जानबूझ के इसमें एक छोटा सा क्लू छोड़ दिया है कि थोड़ा सा होमवर्क हमारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजोग। अब देखिए इसका पैटर्न मैंने इस प्रकार में रखा, क्यों, टाइटल नहीं बनाए। होता है कभी कभी क्वेश्चन को वेरिएशन 1 2 3 कर दीजिए, एरो बना दीजिए। कभी कभी हेडिंग नहीं बनाना, हमको सीधे लाइन बाय लाइन लिखना है, तो हमने हेडिंग नहीं बनाई, जानबूझ के लिख दिया सीधे परिवारजक वंश का अंतिम शासक, पहला परिचय। क्लियर है, संजोग कौन था, परिवारजक बंध। अच्छा, परिवारजक बंध क्या है, आप देखेंगे सिलेबस में परिवारजक बंध साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है, सीधे टॉपिक उठाया और टॉपिक से सीधे उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। संजोग क्या है, परिवारजक वंश का अंतिम शासक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था। अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इसको लिखना जरूर है, क्यों, परिवारजक वंश का अंतिम शासक था। साथ ही साथ आटविक और डाहल क्षेत्र पर इसने शासन किया, तो आप ये भी लिख सकते थे शासन या शासक, परिवारजक बंध। ठीक, इनका क्षेत्र अधिकार कहां था, आटविक और डाहल क्षेत्र में। तो साथ ही जानकारी का स्रोत क्या है, खोज शिलालेख। खोज शिलालेख में संजोग जी के बारे में जानकारी मिलती है। ये किस वंश से थे, परिवारजक वंश से। ये आपके प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ जिनका इंटरव्यू है, मुझे पास्ट एक्सपीरियंस जो समझ में आया, कुछ लोगों से मैंने बात की, और जो मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के बारे में, आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी पढ़ के जाएं, मुंह उठा के मत जाना।
कि भैया मैंने तो पूरा डेफ तैयार कर लिया, नहीं सिलेबस के ऊपर ऊपर की चीजें पूछ लिया जाएगी, आ जाती है कभी कभी, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, अष्टांग योग के बारे में बता दीजिए, उसका क्या है, ये आपके पेपर 3 का जो सेगमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ वाले सेक्टर में ये चीजें पूछ लेते हैं, खासकर हमारे जो आदरणीय कोष्टी सर का बोर्ड है उसमें ये जरूर पूछ लेते हैं कि सिलेबस पढ़ के आए हो क्या, अच्छा अच्छा पढ़ के आए तो ठीक है, बताना इसके बारे में, बताना जरा इसके बारे में, बताना जरा। तो थोड़ा सा मूलभूत जानकारी अगर हम पढ़ के जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और उनको ये होगा कि बच्चा आज भी मुख्य परीक्षा को उसने हल्के में नहीं लिया है, ये एकदम गंभीर छात्र है और इसी के लिए हमने इंटरव्यू जैसी संरचना ली है और इसी को मैं मुझे अधिकारी बनाना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम 7 मार्कर में आते हैं, गांगेय। देखो भैया ये सिलेबस के एक एक शब्द हैं ये, और आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करिए करिए। गांगेय की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताइए। अब मैं उपलब्धियों के बारे में बता दूं, 1 से 2 लाइन में इंट्रो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है, 1 लाइन में इंट्रो दीजिए। ठीक है, अब किसी की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए पॉइंट्स, होता क्या जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक नहीं करना है, हम अपने आप को सबसे पहले शांत करना है कि भैया क्या पूछा जा रहा है, उपलब्धियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक बार सीक्वेंस तैयार कर लीजिए, हो सकता है दो प्रकार के आंसर होंगे, एक वो आंसर जो आप 1 2 3 4 5 करके सीधे सीधे लिभा के चले जाओगे, एक वो है जो हम हेडिंग देंगे अंदर लिखेंगे, हेडिंग देंगे अंदर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए उपलब्धियों में साम्राज्य विस्तार, फिर विजय अभियान, फिर उनके स्थापत्य के बारे में और कला के क्षेत्र के बारे में, ये 4-5 डायमेंशन हो गए और आपका आंसर निकल गया। और देखिए अंडरलाइन करने के बाद चीजें आपको दूर दूर दिख रही हैं मगर काम की चीज दिख रही है। ठीक, हमारे 60 शब्दों में आंसर भी हो गया और इफेक्टिव आंसर हो गया। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिखाऊंगा जब आपसे कुछ नहीं भरना और सीधे आपको भरना है, तो भरने का तरीका भी बता रहा हूँ। ये पैटर्न हर बार कुछ नया पैटर्न के साथ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले ये कोकल वंश से संबंधित है, तो ये देखिए क्या है, कोकल द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र गांगेय 1015 ईस्वी, 1015 ईस्वी के में कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक बना। क्लियर है। साथ ही साथ देखिए इनका पहली उपलब्धि में क्या है, साम्राज्य विस्तार, इसको आप बॉक्स में भी कर सकते हैं। साम्राज्य विस्तार क्या कि इन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना, कलचुरी वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो कुछ नहीं करिए, आप मैप बना लीजिए मध्य प्रदेश का। ठीक, मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए और मैप बनाने के बाद आप थोड़ा बता दीजिए यहाँ उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश, क्या क्योंकि जबलपुर से थोड़ा सा और कुछ दूर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लग ही जानी है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये थोड़ा डिनोट कर दीजिए तो आपका आंसर और भी 4 चांद लग जाएगा। फिर विजय अभियान, उड़ीसा शासक को परास्त, इन्होंने विजय अभियान में क्या किया, उड़ीसा के शासक को इन्होंने परास्त किया। फिर कीर क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। साथ ही साथ पाल शासक महिपाल को इन्होंने पराजित किया। तो 2 पराजित एक साथ लिख सकते हो, उड़ीसा को और महिपाल दोनों को पराजित किया, तो दोनों के शासकों को पराजित किया। साथ ही साथ कीर क्षेत्र को इन्होंने विजित कर लिया, जीत लिया। कीर क्षेत्र यानी वर्तमान का हिमालय क्षेत्र। साथ ही साथ स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया, स्थापत्य क्यों, आने वाली जनरेशन के लिए और खुद के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ नया किया कि भैया हमें श्रद्धा भक्ति करनी है अपने आराध्य के लिए, तो भगवान शिव का मेरु प्रकार का मंदिर निर्माण कराया। ठीक, मेरू मंदिर एक बार गूगल में सर्च करिएगा, बट ये इस पैटर्न के मंदिर ऐसा होता है, ये गोल गोल संरचना होती है इसकी, यूं ऐसे टाइप का मंदिर होता है। ठीक, एक बार गूगल इमेज पे जाइएगा, मेरू मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो भगवान शिव को समर्पित मेरू प्रकार का मंदिर निर्माण कराया। फिर कला के क्षेत्र में तो सोने और चांदी के इन्होंने सिक्के जारी किए, और गांगेय के पश्चात फिर इनका एक लाइन में निष्कर्ष लिखना हो तो लिख दीजिए। निष्कर्ष कैसा हो सकता है कि देखिए गांगेय के पश्चात शासक अयोग्य रहे जिसके चलते कलचुरी वंश का पतन हो गया। आप, मेरा तो मानना ये है कि मैंने इसलिए दे दिया कि थोड़ा सा आपको आंसर इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन के साथ हो, मगर आप ये नहीं भी दे पा रहे तो दिल को और दिमाग को क्या करना है, डाउन नहीं होने देना है, मुस्कुराइए, आप चैंपियन स्क्वायर में। आपको हम ये भी सिखाएंगे कि ये कभी कभी आंसर नहीं बनना भी एक अपने आप में बनने के बराबर है। कैसे, इसको आप कम कर दीजिए, इसको चीजें बढ़ा दीजिए। क्लियर है, आपका आंसर भी भरा भरा दिखेगा। मैंने एक एक लाइन नहीं छोड़ी, एक एक लाइन भी छोड़ सकते हैं। अभी हम 1-2 दिन में आपको ये भी सिखाएंगे कि जब आपके पास 1 मिनट बचा हो और एग्जामिनर आ रहे हो तो केवल 1 मिनट में हमको पेन डाउन नहीं करनी है। पेन डाउन नहीं करनी, क्या करना है, सबसे पहले, सॉरी हाथ से पेन छूट गया था, कि पेन डाउन नहीं करनी, हमको कुछ गोला बना के काम की चीज लिखकर हमको 1.5 नंबर 1 नंबर प्राप्त कर लेना है। तो
क्या होगा, 7 नंबर में 2 नंबर 4 नंबर अगर आपको मिल गए, 2-2 नंबर मिल गए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजा छत्रसाल की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करिए। देखिए भाई साहब, ये भी उपलब्धि है जब आपके पास भर के ज्ञान हो और आपके पास डायमेंशन नहीं हो कि भैया प्रशासन के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, इस जो हमने डायमेंशन लास्ट टाइम लिखा था, देखो ये लिखा था, साम्राज्य विस्तार, विजय अभियान, स्थापत्य कला। अगर इस प्रकार का आपसे नहीं बन रहा हो, आपको लग रहा है कि आप मेरे पास दिमाग ज्यादा दौड़ने के लिए नहीं है, मुझे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से लिखना है, तो ये भी तरीका है। ठीक है, छत्रसाल तो समझ जाइए कहां से होंगे, बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड के वीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुशल शासक, और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध एक संघर्ष करके एक स्वतंत्र राज्य की इन्होंने स्थापना की। ठीक, अपन आप तो सीधे केवल एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि बुंदेलखंड के वीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुशल शासक राजा छत्रसाल थे। सीधे इनके मुद्दे की बात करते हैं, इन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार न करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक, टाइटल बना सकते थे स्वतंत्र राज्य की स्थापना, डैश करके ये लिख सकते थे, मगर मैंने आपको जानबूझ के दिया कि 1 2 3 8 पॉइंट्स। सोचिए कि 7 मार्कर में हमने 8 पॉइंट कवर किए। क्लियर है, 8 पॉइंट कवर किए। अब जब आपको हेडिंग नहीं देनी है तो एक अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका यह है कि आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जिस शब्द को आपको पढ़ाना है, जो आपका कीवर्ड्स है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। साथ ही साथ मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष और बुंदेलखंड की को क्या है, मुगलों से क्या किया, सशस्त्र संघर्ष के साथ उन्होंने क्या कि बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र करा दिया। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और मराठों से उन्होंने मित्रवत संबंध रखे। क्लियर है, छत्रपति देखो उन्होंने क्या किया, उनको आराध्य मानते थे कि नहीं हमारे लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, तो उन्होंने क्या किया, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और मराठों से उन्होंने अच्छे संबंध बना लिए। ठीक, फिर अपने राज्य में न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट स्थापित किया जिसमें जनता खुश भी रहे और हमारा प्रशासन भी सुचारू रूप से चलता रहे, कर व्यवस्था भी सही रहे, जिसमें जनता अपने राजा को ईश्वर का दर्जा मान के चले, और वो ये मान के चले कि ये हमारा पिता है। जैसे अशोक के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि राजा क्या था, राजा की प्रजा उसकी संतान के रूप में मान के चलता था कि प्रजा उसकी संतान है। मतलब अगर वो वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम करेगा तो वो उसकी जनता और उसका राज्य बहुत कुशलता पूर्वक तरीके से चलेगा। ठीक, फिर धार्मिक संरक्षण, सांस्कृतिक उन्नयन और मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया। देखिए सभी क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। ठीक, बुंदेली राजाओं को संगठित करके क्षेत्रीय एकता को स्थापित किया। बुंदे देखिए क्षेत्रीय एकता, सांस्कृतिक, फिर पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध, मुगलों का विरोध किया और एक अच्छे राज्य की स्थापना की। ठीक, की छोटी छोटी चीजें देखिएगा, अधीनता को भी स्वीकार नहीं कर रहे, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई राज्य, बहुत अच्छी चीज याद आ गई, जब भी इस प्रकार की पर्सनालिटी होगी और उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा तो कोई भी राज्य, ये मेरा छोटी सी सोच है कि ये हो सकता है आपके काम आ जाए, जब भी कोई राज्य या राजा के बारे में, उपलब्धियों के बारे में आए, तो कोई भी राजा अपनी प्रजा के बारे में, खासकर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, अपने प्रजा का कभी अहित नहीं करेंगे, जन कल्याणकारी होगा। ठीक, जन कल्याणकारी के साथ साथ उन्होंने कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्य किए होंगे। ये बेसिक पॉइंट्स पकड़ लीजिए और आपका आंसर भी पता हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध रखे होंगे, फिर जो अपने विरुद्ध, जो उनके विरुद्ध होंगे उनके साथ कुशलतम तरीके से कोई या रणनीतिक तरीके से उनका सामना करेंगे और अपनी राज्य की स्थापना करेंगे। फिर जो अभी अपन ने डिस्कस किया, लोगों को, आसपास के राजाओं को संगठित करके क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता स्थापित करना, ये बेसिक बेसिक पॉइंट पकड़िए, आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जामिनर को लगेगा इनको पता है, मगर नहीं बनने वाला आंसर भी हम पता करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दूरदर्शिता, मराठाओं के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और उन्हें जान लिया कि अगर हमने मराठा के साथ अपना सहयोग कर लिया तो हम बलशाली हो जाएंगे। ठीक, हमारे संगठन में शक्ति होती है, ये हम शब्द हमने बचपन से सुना है। तो जब संगठित होंगे, मराठाओं का भी उद्देश्य यही था कि मुगलों को ये जड़ से उखाड़ फेंकना है, इन्होंने उनका सहयोग किया और चीजें वही हुई। साथ ही साथ राजनीतिक दूरदर्शिता की योजना के अर्थात, राजनीतिक दूरदर्शिता की योजना अर्थात अपने राज्य का एक भाग बाजीराव को सौंप दिया, जिससे मराठों के साथ मित्रता बनी रही। क्लियर, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि कुछ सेगमेंट, कुछ एरिया उन्होंने बाजीराव को दे दिया और बाजीराव को देने के बाद इनका मित्रता पूर्वक संबंध बना हुआ और ये एक एक इस क्षेत्र में, यानी मराठा वाला क्षेत्र, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक संगठित शक्ति का निर्माण हुआ। ठीक, उम्मीद है कि ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि 8 पॉइंट कवर किए।
ये जब नहीं भी बन रहा हो तब भी इस चीजों को कवर करके देखिए, आंसर में कोई भी गुंजाइश नहीं है। दे आंसर चेक करने वाला गिरी हालत में 4 नंबर से नीचे नहीं देने वाला आपको, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। क्यों? भरा हुआ है, काम की चीज है, अंडरलाइन कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों का वर्णन कीजिए। ठीक, एकदम से सड़ा सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सड़ा सा क्वेश्चन है, सड़ा नहीं क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन गंभीर होता है। जब भी किस टाइप का इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेश क्या होता है, आपको इजी वे में नहीं लेना, टेकन ग्रांटेड नहीं लेना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जो कि प्राचीन समय से लेकर से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक, ठीक है। ये आप इंट्रो देखिए, देखिए ये मेरा इंट्रो है, ठीक। सबके इंट्रो अलग हो सकते हैं, ठीक। ये आप पे डिपेंड करता है कि 3 से 4 लाइन में इंट्रो कैसे आपको डील करना है। मगर कुछ मैंने नया किया, क्यों नया क्या है, आप इसको मैप के थ्रू बता सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है, खजुराहो कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है। छोटा सा मैप कर देंगे, थोड़ा सा आपका पेपर भी भरा भरा दिखेगा, और आपकी जो लाइन है, क्योंकि इसमें कंटेंट तो कम ही है, तो कंटेंट कम है तो हम थोड़ा सा अपना चित्र बना कर देते हैं, तो चीजें भरी भरी भी दिखेंगी, काम की चीजें दिखेगी। तो मैप ऐसे मध्य प्रदेश बना लेंगे क्या, मेरा हो सकता है मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट काम समझ में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश है। तो खजुराहो, भीमबेटका और सांची का स्तूप, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, खजुराहो का के मंदिर सबसे पहले पकड़ लीजिए। तो इसकी प्रसिद्धि क्या है, ये नागर शैली में बने हुए हैं। फिर 1986 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया, ठीक। सबसे पहले शैली नागर शैली, फिर क्या है, 1986 विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। ये किया जा सकता है, मुझे लगता है आप इसको किया होगा। नागर शैली का जो मंदिर है, वो राम मंदिर जो आपने अभी देखा होगा, हमारे प्रभु श्री राम आराध्य हमारे जो राम है, उनका मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यू वाले बच्चे जो देख रहे हैं, तो अभी राम मंदिर का पूर्णतः अभी अभी ध्वज जो कलश है, कलश की स्थापना हुई, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, ठीक। क्योंकि इंटरव्यू में आध्यात्म से संबंधित कुछ ज्यादा झुकाव चीजें देखने को मिलता है, तो हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मंदिरों की संख्या तो 85 थी, जो घट के अब मात्र 25 हो गई। इसका संबंध शैव, वैष्णव और जैन धर्म से है, क्लियर है। साथ ही साथ भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। इसमें 500 के मंदिर के आसपास गुफा 500 मंदिर कह रहा हूँ, 500 गुफाएं देखने को मिलेंगी। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है भैया, देख लीजिए भीमबेटका कहाँ है, रायसेन में, ठीक। फिर ये 2003 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया, ठीक। मध्य प्रदेश का इसे सोमनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी शिवलिंग आपको देखने को यही मिलेगी, क्लियर है। और मैं मानता हूं कि इसको थोड़ा सा, अगर जिन बच्चों ने अगर भीमबेटका नहीं देखा है, तो शिवलिंग क्या है कि केव में चीजों को बनाया गया है, तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जरूर एक बार आप इसको सर्च कर लिए, जिससे आप क्या है, जब चित्रों के माध्यम से चीजों को समझते हैं, तो हमेशा के लिए आपकी दिमाग में एक नई छवि बन जाती है, तो आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थापित है। मुख्य नियंत्रण सामुदायिक गतिविधियों जैसे, इसमें जो इसका मेन चीज था, जन्म, मृत्यु, शिकार, जानवर आदि इसमें चित्रों के रूप में वहां बताए गए, तो आप इस चीज को वहां देख लीजिएगा। फिर सांची का स्तूप, सांची, हाँ सांची का बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप कहाँ है, विदिशा में। रायसेन मत मार देना भैया, विदिशा में है, ठीक है। तो सांची का स्तूप रायसेन अनुयायी, फिर क्या है, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा निर्मित है। 1989 में, थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए सॉरी। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। सांची, सॉरी सांची रायसेन में ही, थोड़ा सा मुझसे फंबल हो गया, ठीक है। रायसेन में ही है। वो विदिशा का वो जो उदयगिरी की गुफा है, उसका थोड़ा मुझे ध्यान रह गया, ठीक है। कभी कभी गलतियां हो जाती, उसके लिए मुझे एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। मैं आपसे जो कभी कभी कब हो जाता है ना कि जल्दबाजी में आपका दिमाग तेज चलता है, बट बातें थोड़ा छोट कम पड़ जाती हैं, वैसे ही हो गया। सांची अपने रायसेन में है। फिर निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा, और खोजकर्ता जो है जनरल टेलर है। 1918 में, जब भी याद आए सांची का स्तूप, तो बताइए खोज करता है कौन है, जनरल टेलर है, ठीक है। 1918 में इसकी खोज की गई। फिर 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। फिर ये किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। फिर कुछ अस्थायी स्थल बने हुए हैं,
ठीक, जो कि अभी आप न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में पढ़ रहे होंगे। तो ग्वालियर का किला अभी जो लैंडस्केप अथॉरिटीज में नाम लिया गया है, विश्व हेरिटेज साइट ने अस्थायी तौर पे बताया गया कि भैया इस इन चीज़ों को भी हम आगे चल करके शामिल करेंगे। तो ग्वालियर का किला जिसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया है। धर्मनार की गुफा धमनार की गुफा कहाँ है? मंदसौर में है। भोजेश्वर भोजपुर में। साथ ही साथ चंबल घाटी रॉक आर्ट जो स्थल है इसको भी शामिल किया है। खूनी भंडार कहाँ है? बुरहानपुर। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन है। ठीक है, गोंड स्मारक मंडला में है। फिर ओरछा का ऐतिहासिक समूह यही है। ठीक, साथ ही साथ नर्मदा घाटी यही मिलेगी आपको। नर्मदा घाटी का जो आपका क्या कह सकते हैं उस जबलपुर के जो लम्हेटा सीरीज है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, लम्हेटा सीरीज, लम्हेटा घाटी जबलपुर, इसको इसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है। फिर इसका निष्कर्ष लिख दीजिए। इसका निष्कर्ष है, देखिए सबके निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं, हमें सकारात्मक निष्कर्ष करना है। ठीक, इसमें कुछ हो सकता है फैक्ट ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। ठीक, क्लियर है। एक आध दो क्वेश्चन इसमें यहाँ कुछ ऊपर नीचे फंबल हुआ है मुझसे, तो उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो अभी कभी फ्लो में चीजें हो जाती है हौच पौच। ठीक, निष्कर्ष लिखिए। देखिए निष्कर्ष कुछ मैंने थोड़ा सा सोच समझ के चीजें डील की है। एक बार निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष था मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अद्वितीय उदाहरण है। ठीक, क्या मध्य प्रदेश के जो विश्व विरासत स्थल है, फिर से मैं पढ़ के बता दूं, मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल है वो भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के एक प्रमुख केंद्रों में से एक, उदाहरणों में से एक है। ये स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ हमारी विरासत को संरक्षित करने के लिए भी अपने प्रमुख भूमिका निभाने के तौर पे भी ये चीजें सिद्ध होती हैं। क्लियर है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। हमारा ये पब्लिकेशन है, प्रीलिम्स और मेंस की चीजें हमारी तैयार हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको नोट्स बहुत यथाशीघ्र। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की भी नोट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर हैं, प्रिंटिंग में गए हुए हैं। आप अभी से 15 दिन के बाद आप इसको इंग्लिश मीडियम को आपको चीजें आपको भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स की दरकार है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करिए, आपको नोट्स बहुत तेजी से यथाशीघ्र प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करिए। कुछ ना कुछ आपने इसमें सीखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ हितकर सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।